Hi guys, welcome to my channel, The Canada Girl. For those who don't know me, I'm Sahara और मैं यहाँ आपको बताती हूँ कनाडा का लाइफस्टाइल, कनाडा का कल्चर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इन माय प्रीवियस वीडियोस तो मैंने बताया दैट हाउ आई मूव टू कनाडा और मेरी जर्नी कैसी रही यहाँ पे, हाउ आई फाउंड द जॉब एंड ऑल। कुछ लोगों ने वो वीडियोस देखा और मुझे ये मैसेज किया कि ये तो बहुत ही गुडी गुडी पिक्चर हो गई। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। तो यस, कनाडा में एक नई कंट्री में आपने मूव किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने भी बहुत टाइप के चैलेंजेस यहाँ फेस करे और आज मैं आपको अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताऊंगी, सो दैट अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो आप प्रिपेयर्ड हो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि मोस्टली यहाँ पे लोग विदाउट जॉब्स आते हैं। जैसे कि हम भी जब यहाँ आए थे तो हम लोगों के पास कोई जॉब्स नहीं थी और हमें यहाँ आके जॉब ढूंढनी थी विच कैन टेक अप टू लाइक 6 months ऑल्सो डिपेंडिंग। उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाउ टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बिकॉज आप अपनी इंडिया की सेविंग्स यहाँ यूज कर रहे होते हो बिकॉज ऑफ द करेंसी डिफरेंस। एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव हियर। तो हम लोगों ने एक बेसमेंट रेंट आउट किया था एंड 6 months वी स्टेड इन अ बेसमेंट। बेसमेंट बहुत ही फीजिबल ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं बताऊं आज की डेट में आपको बेसमेंट रेंट आउट करना हो तो उसकी कॉस्टिंग रहती है अराउंड $2,000 अ मंथ, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इट कम्स अराउंड 1,25,000 रुपीज, विच इज ऑन अ वेरी हायर साइड। तो बेसमेंट के कुछ ऐसे चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे कि सबसे पहले तो बेसमेंट में बहुत ठंड थी। हम लोग जब आए थे वो कनाडा में पीक विंटर्स थे, जैन का टाइम था और बेसमेंट का टेम्परेचर मेन फ्लोर से हमेशा थोड़ा सा लोअर ही रहेगा। तो बहुत ठंड थी। मतलब मुझे याद है कि मैं बहुत सारी लेयर्स पहन के रखती थी। और सेकेंडली बेसमेंट में थोड़ा सा सिग्नल्स और नेटवर्क का इशू भी था। आई रिमेम्बर दैट वाज द टाइम जब मैं बहुत सारी कंपनीज में जॉब अप्लाई कर रही थी और कई बार कुछ ऐसा होता था कि मुझे किसी रिक्रूटर का कॉल आ रहा है या कुछ इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है तो मुझे ऊपर जाके कॉल्स लेने पड़ते थे। घर से बाहर निकल के बाहर जाके कॉल्स भी लेने पड़ते थे क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क की बहुत इशू रहता था। और बाहर ठंड होती थी, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स भी रहे हैं। सेकेंडली बेसमेंट में रहना थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है बिकॉज देयर इज नो सनलाइट, देयर नो विंडोज। तो कई बार आप अंदर हो, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि बाहर डे है या नाइट है। तो बहुत लिमिटेड सनलाइट रहती है वहां पे। तो एट टाइम्स थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है। अगर आप इंडिया में एक अच्छे लैविश घर में रह रहे हो जहाँ पे सब फैसिलिटीज हैं और वो सब छोड़ के आप बेसमेंट में आ गए तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगलिंग तो लगता है। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल देन आई वुड से कैनेडा इज नॉट फॉर यू। और अगर आप सोचो कि आप बेसमेंट ना लेके कोई कॉन्डो रेंट आउट कर लो देन ऑब्वियसली उसका रेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाइक $3,000, $3,500। तो इतना फीजिबल नहीं रहता है। बाकी ऑफ कोर्स दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। एंड द सेकेंड इशू इज फाइंडिंग अ जॉब। जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि कनाडा में आपके इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस को इतना काउंट नहीं करते हैं। लाइक जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे पास 4-5 years का वर्क एक्सपीरियंस था, बट जब मैंने यहाँ पे जॉब्स अप्लाई किया तो मुझे सिर्फ एंट्री लेवल रोल्स ही ऑफर हो रहे थे। तो यहाँ पे वो आपके इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस को इतना कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल आप इंडिया में एज अ सीनियर मैनेजर जॉब में हो और यहाँ आके आपको एक एंट्री लेवल प्रोफाइल मिले, तो आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। कई बार सैलरी हिट भी हो सकता है और आपको लग सकता है कि मैं अपने करियर में 10 साल पीछे आ गया हूँ। ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इफ आई टॉक अबाउट माय करंट जॉब, तो मेरे वर्क प्लेस पे दे आर ऑल कैनेडियंस एंड आई एम द ओनली इंडियन देयर। तो मुझे लगा कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, पीपल आर वेरी हम्बल। इतना प्रेशर और इतना वर्कलोड मुझे नहीं लगा एज कंपेयर टू मेरा इंडिया का प्रोफाइल। तो उस वे में इट्स ऑल गुड। हाँ, बस मुझे ये थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर लगता है बिकॉज़ समटाइम्स इन द टीम मीटिंग्स मैं देखती हूँ कि लोग कुछ जोक्स क्रैक कर रहे हैं और मैं बहुत ही सिक्लूडेड फील करती हूँ बिकॉज़ दोज़ जोक्स आर रिगार्डिंग आइस हॉकी या कोई कनेडियन टीवी शो। तो आई एम नॉट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा, तो मुझे उन सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है। तो इन दैट केस मैं थोड़ा-सा सिक्लूडेड फील करती हूँ, बट अदरवाइज़ पीपल आर वेरी नाइस हियर, तो मुझे ऐसा कुछ इश्यू नहीं आया। सो थर्ड पॉइंट मेरे लिए थोड़ा-सा इमोशनल है। अगर आप यहाँ पे एज़ अ हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, तो आपको अपने बच्चे को डे केयर में डालना होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अनलेस आपके पेरेंट्स यहाँ आ जाएँ और वो टेक केयर कर लें, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। So I remember when we came to Canada, my son Saish, he was like 2 years old. My husband got the job, मेरे पास जॉब नहीं था, but at times मुझे इंटरव्यूज के लिए जाना होता था या कुछ प्रिपरेशन करना होता था, तो मैंने उसको एक मॉन्टेसरी में डाल दिया था। तो मॉन्टेसरी के आवर्स बहुत ज़्यादा थे, लाइक सुबह 9 o'clock से 5 o'clock तक ही वॉज स्टेइंग एट मॉन्टेसरी। एंड हम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं मॉन्टेसरी के ऊपर कि हमें नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है, वहाँ क्या कर रहा है। तो बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है बच्चे के लिए। तो आई रिमेम्बर कुछ ऐसे दिन भी होते थे कि दिस वाज लाइक फर्स्ट वीक एट मॉन्टेसरी। आई यूज्ड टू आस्क कि साइश अपने स्कूल में क्या किया, तो मुझे कहता था मम्मा मैंने फुल डे क्राई करा, मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है। तो एज अ मदर मुझे बहुत बुरा फील होता था कि मुझे उसे पूरे दिन के लिए मॉन्टेसरी में डालना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। सेकेंडली, हाँ, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद बच्चे सेट भी हो जाते हैं। बट ये मॉन्टेसरी और डे केयर दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। अगर मैं करंट कॉस्टिंग बताऊं तो किसी भी सिटी में आप अगर डे केयर या मॉन्टेसरी ऑप्ट करते हो, तो यू हैव टू पे लाइक $600 to $800 अ मंथ फॉर दैट। आज की डेट में नाउ ही इज इन स्कूल, ही गोज टू स्कूल, बट क्योंकि मेरा 5 o'clock तक ऑफिस रहता है, तो मैंने उसे एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में डाला हुआ है। स्कूल इज फ्री बट आई एम स्टिल पेइंग फॉर दैट आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। तो आपको ये सारी कॉस्टिंग भी कंसिडर करनी होगी। सो इफ यू आर नॉट फाइन पुटिंग योर किड टू अ Montessori और डे केयर, और तो कैनेडा इज नॉट फॉर यू, यहाँ पे ये तो रहेगा ही। तो अब आ जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। दैट इज कनाडा की ठंड। तो कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड होती है। हम लोग ब्रैम्पटन में रहते थे और मेरी फर्स्ट जॉब वॉन में थी, विच इज लाइक अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ब्रैम्पटन। तो मुझे वॉन जाना होता था पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके, क्योंकि इनिशियली हमारे पास सिर्फ एक ही कार थी एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक दैट कार। तो मैं वॉन जाने के लिए मुझे 3 बसेस चेंज करके जाना होता था, वो भी ठंड में। तो बहुत डिफिकल्ट था। समटाइम्स टेम्परेचर गोज लाइक -15 डिग्रीज, -20 डिग्रीज, एंड there's a snowfall, there's a snowstorm also. एक चीज अच्छी थी कि माइन वॉज अ हाइब्रिड प्रोफाइल, तो मुझे सिर्फ मंडे ट्यूसडे को ही ऑफिस जाना होता था, और अगर किसी दिन स्नोफॉल या स्नोस्टॉर्म हो जाए तो हम लोग घर से ही काम कर लेते थे। बट अगर आपका कोई ऐसा प्रोफाइल मिल जाए जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो आपको पहुंचना पड़ेगा ऑफिस में। और इतनी ठंड में ये सब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इनिशियली हर कोई अपनी कार नहीं बाय कर सकता, तो इनिशियली कुछ टाइम के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बसेस लेट भी हो सकती हैं, हो सकता है आपको बस स्टॉप पे वेट करना पड़े फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। इतने एक्सट्रीम विंटर में डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर कनाडा आने का सोच रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड कि
ठंड बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 मंथ्स स्नोफॉल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है जिसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, वो है कि यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। यहाँ पे, यहाँ कोई मेड नहीं है, कोई कुक नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, तो इट्स अ वन मैन आर्मी काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको घर की क्लीनिंग से लेके कुकिंग, स्नो शवलिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि आपने मेड्स पे ऑफलोड कर दिया, तो अगर सुबह भी जाना है तो यू हैव टू प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट, और बहुत ही फास्ट पेस लाइफ रहती है। तो यहाँ आके मेरा और मेरे हस्बैंड के इनिशियली 2-3 मंथ सिर्फ घर के काम को लेके ही फाइट रही थी, क्योंकि इंडिया में ना मैंने किया था ना उसने किया था, तो और यहाँ पे एकदम से सब कुछ हमारे ऊपर पड़ गया, तो हमारे बीच में बहुत क्लैश रहता था घर के काम को लेके। हाँ, फाइनली अब चीजें थोड़ी सेटल हो गई हैं, बट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे वो लग्जरी नहीं मिलेगी कि आप बैठे हो और कोई आपके लिए चाय बना के ला रहा है, वैसी लग्जरी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आपको ऐसी मेड्स मिल जाती हैं क्लीनिंग के लिए कि आप वंस अ वीक कॉल करो और वो घर आके आपकी क्लीनिंग कर दे, बट इट्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे अगर मुझे अपने घर की क्लीनिंग करानी है वंस अ वीक, तो वन विजिट का मेड वुड चार्ज समवेयर क्लोज टू $120, जो कि अगर आप कन्वर्ट करो तो इट्स क्लोज टू 8,000 रुपीज। तो इतना फीजेबल नहीं है, आई वुड से कि कॉमन कल्चर नहीं है यहाँ पे मेड्स बुलाने वाला। हाँ, कुछ होंगे लोग जिनके पास मेड्स भी हों और सारी फैसिलिटीज भी हों, बट इट्स नॉट अ कॉमन कल्चर हेयर। तो यहाँ पे सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो इफ यू आर नॉट ओके विद दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, देन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड कनाडा में रियल स्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सो हाउसिंग प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं। तो कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि लोग फॉरेन मूव करते थे और यहाँ पे दे यूज टू अर्न, और फिर उन्हीं पैसों से घर बाय करते थे, जो आज की डेट में मुझे लगता है फीजिबल नहीं रहा है। तो हमारे सर्कल में हम जितने भी लोगों को जानते हैं जो पोस्ट कोविड आए हैं, तो अगर वो लोग घर ले पाए हैं, दैट्स बिकॉज कि उन्होंने इंडिया से सेविंग्स यूज करी हैं और तभी ये पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो आज की डेट में यहाँ पे सेविंग्स करना और उन पैसों से घर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब उतना फीजिबल रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड जॉब मार्केट भी ऐसी रही है कि क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, दे हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। तो अगर कोई कंपनी लो सैलरी में भी पोस्टिंग निकालेगी तो भी उनके पास कैंडिडेट्स की लाइन लगी हुई है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है यहाँ पे, डिमांड सप्लाई इशू, जिसके कारण आज की डेट में यहाँ पे आओ और यहाँ की पे अर्न करके उस पैसे से आप हाउस बाय करो एंड ऑल, मुझे नहीं लगता अब इतना फीजिबल है। लास्ट पॉइंट इज कि यहाँ आके अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रिप्स लगा सकते हो इंडिया के, तो नॉट पॉसिबल। आई वुड से इट्स अ ट्रैप, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी मैं यही सोच के आई थी कि मैं हर साल इंडिया जाऊंगी, और मैंने यहाँ के जैसे ही जॉब ज्वाइन किया तो मोस्टली यहाँ पे जॉब्स में यू गेट 2 वीक्स ऑफ वेकेशन। 2 वीक्स ऑफ वेकेशन मीन्स 10 डेज ऑफ वेकेशन। तो वो 10 डेज में आप क्या करोगे इंडिया जाके, कैसे होगा? मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि 16 आवर्स की तो फ्लाइट है यहाँ से, देन दिस जेट लैग भी हो जाता है, तो मुझे तो बिल्कुल फीजिबल नहीं लगता। मेरा छोटा बेटा भी है, तो मुझे कभी उसके लिए भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, समटाइम्स किड्स फॉल सिक, तो मुझे वहां भी अपने वेकेशंस यूज करने पड़ सकते हैं। तो पता नहीं, स्टार्टिंग में इंडिया जाना इट्स नॉट फीजिबल। तो अगर आपके कुछ वैसे टाइप ऑफ कुछ टाइज हैं कि आपको इंडिया जाना है, कुछ आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम कनाडा। यहाँ से इंडिया की टिकट्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो 16 आवर्स की फ्लाइट प्लस वी आर लाइक फैमिली ऑफ 3, तो इतनी टिकट्स पे स्पेंड करना
इनिशियली एक न्यू इमिग्रेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए, मैं 3 साल में अभी तक एक बार भी इंडिया नहीं गई हूँ। हाँ, आई वेंट टू यूके, मेरे पेरेंट्स वहां आए थे और मैं यूके जाके अपने पेरेंट्स से मैंने मिल लिया। वो फिजिबल था। यूके इज लाइक 7 hours ऑफ फ्लाइट एंड हाफ अ मनी। तो यूके वॉज फाइन, बट इंडिया जाना इवन आफ्टर 3 years मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ छुट्टी एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस ऑल्सो। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, आप इंडिया इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये थे कुछ कनाडा आने के चैलेंजेस। ये सब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे था। आई एम श्योर ऐसे और भी बहुत सारे डिफिकल्टीज लोगों ने फेस करी होंगी, बट आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। If you like the video, then do subscribe to my channel and thank you for watching. Bye bye.